नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज जो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के विषय में है का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मेरे इस चैनल पे NCERT हिस्ट्री फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 टू स्टैंडर्ड 12 लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है। इस उम्मीद में कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में शामिल होने वाले दोस्तों को एक ही चैनल पे आपको 6 से लेकर के 12 तक का NCERT का हिस्ट्री मिल जाए, इसको ध्यान में रख करके मेरा यह प्रयास है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड निर्धारित करते हैं, फिक्स करते हैं। अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर, कस्टम्स पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अधिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख भी कहिए उसे किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया और किनके लिए इनकी रचना हुई। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवस्था और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हमें अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित करना होगा जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थीं। महाभारत की कुछ मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदा कदा, किंतु हमेशा नहीं, इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण और उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है, क्या शो करती है? तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। परियोजना पर काम करने वाले ही विद्वानों ने
सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लग गए। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आईं। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभरकर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते हुए इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता, परिवारों के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांटकर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा है जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। आरंभिक समाजों के संदर्भों में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श पिता प्रधान होता था। ये पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है।
यह बंधुओं के दो दलों कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका जिनका एक जनपद पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ, जिसमें पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा सकते थे। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्त, सत्ता का उपयोग करती थीं। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। विवाह के नियम। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। अपने गोत्र से बाहर जो विवाह होता था उसे बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं, कोड ऑफ कंडक्ट, तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी उसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया। संभव है कि ये विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थीं जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। स्त्री का गोत्र एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी।
प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। गोत्र वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी शताब्दी ईस्वी तक सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। उपनिषद में देखिए, उपनिषद में मातृ नाम। बृहदारण्यक उपनिषद में, जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिनमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। यह तथ्य बहुविवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा, अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं से विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में है। बांधवों, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थीं, किंतु उनके विशिष्ट बेड़ों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं? हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम, माता के नाम से उद्भूत से चिन्हित किया जाता था, मतलब माता के नाम से उनका परिचय होता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। तो सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। उचित जीविका। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था तथा उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। अंतिम तीन कार्य वैश्यों के लिए भी ये साथ ही उनमें कृषि, गौपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना।
इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियाँ अपनाईं। एक जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। और क्षत्रिय राजा, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कर्ण जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को, जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन लगभग 2री शताब्दी ईस्वी द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे, और जैसा हमने देखा, वह अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का, जो बहु ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। जाति और सामाजिक गतिशीलता, ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती हैं। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थीं, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मंदसौर से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की बात है। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, जो मूलतः लाट गुजरात के जो थे प्रदेश के निवासी थे और वहाँ से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है,
तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। स्किल पर कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। 4 वर्णों के परे एकीकरण। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था, इसी का उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भी भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चंडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विभिन्न मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाशियन, जिसको फाहियान भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो बौद्ध भिक्षु फाशियन का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करतल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। ताली बजाकर, करतल ध्वनि बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। एक और चीनी तीर्थयात्री श्वेन सांग 7वीं ईस्वी, ये देखा जाए, एक ये चीन से आए बौद्ध भिक्षु का फाशियन एक आदमी, और उसके बाद ये दूसरा आदमी ये श्वेन सांग, ये इसको ह्वेनसांग लोग कहते हैं। ठीक है, तो चीनी यात्री श्वेन सांग और ये फाशियन, ये दोनों दो आदमी हैं। लगभग 7वीं ईस्वी में आए थे। ये कहता है कि वधिक और सफाई
करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था और ब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुए चित्रणों में समानता है, परंतु कभी-कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वर्णिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों का नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। तो अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस द्यूत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थीं, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इससे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु मनुस्मृति और स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आपने एक धनाढ़ वकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखीय व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थीं, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में, स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी, किंतु यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं, हालांकि यदाकदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य
परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अध्याय 4 में के अनुसार विकसित हुई हैं। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही अस्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। माने बौद्धों ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया।